नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं जब जब पंछी ने किया पंखों पर विश्वास, जब जब पंछी ने किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। इसी के बीच हमारे पास एक खबर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के बंगाल प्रभारी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दे दी गई है और वह बुलेट प्रूफ कार में घूमेंगे, इस तरह की बात हमारे पास आ रही है। और आपको बता दूं कि चंद दिनों पहले भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके काफिले पर हमला किया गया था कोलकाता में, और इसी के बाद इस तरह का फैसला लिया गया ताकि भाजपा के नेताओं पर किसी तरह के हमले नहीं किए जा सके। और इसी के तहत जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है कैलाश विजयवर्गीय को, जो अब जेड श्रेणी की सुरक्षा में घूमेंगे और बुलेट प्रूफ कार में घूमेंगे। इसी के बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है आसनसोल से। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन ने राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम उर्फ बॉबी हाकिम पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि फिरहाद हाकिम की तरफ से लापरवाही की गई, उनके मंत्रालय की तरफ से लापरवाही की गई, जिसकी वजह से आसनसोल शहर को जो केंद्र की राशि मिलनी थी, विकास की राशि मिलनी थी, एक बार तकरीबन 200 करोड़ और एक बार 1500 करोड़ की राशि, वो राशि नहीं मिल पाई। लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, इस तरह का संगीन आरोप उन्होंने लगाया है फिरहाद हाकिम पर। उन्होंने आज एक पत्र भी लिखा है फिरहाद हाकिम उर्फ बॉबी हाकिम को, और पत्र लिखकर उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि उनकी लापरवाही की वजह से, उनके मंत्रालय की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि कई पत्र उनकी तरफ से भेजे गए, करीब 7-8 पत्र इस संदर्भ में भेजे गए, जिनमें से एक पत्र लीक हो जाता है। और ये कैसे लीक होता है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया है। लीक नहीं होना चाहिए। ये तमाम पत्र काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं और ये काफी गुप्त पत्र होते हैं, गुप्त तरीके से भेजे जाते हैं। विकास के बातों पर चर्चा होती है, लेकिन उनमें से एक पत्र मीडिया में आ जाता है और लीक हो जाता है। ये कैसे हुआ, इस तरह के सवाल भी उन्होंने उठाए हैं जितेंद्र तिवारी ने, और संगीन आरोप उन्होंने मढ़ा है मंत्रालय पर। उन्होंने ये कहा है कि मंत्रालय की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है और दोनों के बीच टकराव बढ़ गया है। एक तरफ फिरहाद हाकिम और दूसरी तरफ आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासक जितेंद्र तिवारी में टकराव काफी बढ़ता जा रहा है। इमरान खान जैसे नेताओं का नाम भी आ रहा है और कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की बातें दोनों तरफ से ये कही जा रही हैं। एक तरफ फिरहाद हाकिम ने कुछ बातें कही, जिसका जवाब जितेंद्र तिवारी ने दिया। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्या थी जिसकी वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। और आपको एक बात और बता दूं कि जितेंद्र तिवारी ने आज सुबह रानीगंज के टीडीबी कॉलेज के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। आखिर किस तरह के झटके लगेंगे राज्य की सरकार को, राज्य की ममता बनर्जी सरकार को। फिलहाल हम सुनते हैं कि जितेंद्र तिवारी का इस संदर्भ में क्या कहना है। যে চিঠির কথা আপনারা বলছেন সেটা কনফিডেন্সিয়াল চিঠি। এর আগে 6-7 বার আমি এই ধরনের চিঠি দিয়েছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে। সেই চিঠিগুলো কোনোদিন প্রকাশ্যে প্রেসের কাছে যায়নি। এই চিঠিটা কেন প্রেসকে দেওয়া হলো আমি জানি না, কিন্তু যারাই দিয়েছেন এটা ঠিক করেনি। এবং এটা কর্পোরেশনের একটা প্রধানের সঙ্গে সেই দপ্তরের মন্ত্রীর বিভিন্ন সময়ে চিঠি লেখালেখি হয়, বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা বলি, তারা সুপরামর্শ দেন। এটা পার্ট অফ দ্য কি বলবেন বিজনেস অফ কর্পোরেশন। তো সেটা কেন প্রেসকে দেওয়া হলো জানি না। এবং এই চিঠির কন্টেন্ট নিয়ে আমি যা বলার আমার মন্ত্রীকে বলেছি, আমি ওনার সঙ্গেই কথা বলবো, অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলবো। ইতিমধ্যে টিডিবির পরিচালন সমিতি থেকে না, এটা দেখুন, এটা আমি আগেই টিডিবি কলেজ এবং রানিগঞ্জ গার্লস কলেজ তাদেরকে অনেকবার দিন ধরে বলছিলাম যে আমার যা পলিটিক্যাল কাজে আমি যে ব্যস্ত থাকি, আমার পক্ষে সম্ভব না কলেজে গিয়ে এই গভর্নিং বডির কাজ সামলানো, আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি 2-3 বার আগেও বলেছিলাম এবং লাস্টে এখন যেহেতু টেনিওর শেষ হচ্ছে, আমি রিজাইন করেছি। ওনাদেরকে বলেছি যে অন্য কেউ যে বেশি সময় দিতে পারবে তাকে এই দায়িত্ব দিন। আমি এটা পারবো না, আমার পক্ষে সম্ভব না। যখন ওনারা দায়িত্ব দিয়েছেন তখন আমি নিতে চাইনি, তখন ওনারা বলেছিলেন যে একটা টেনিওর আপনি চালিয়ে দেন, পরে আমরা অন্য কাউকে দেখে নেব। তো এখন আমি পারবো না, কদিন পর নির্বাচন আছে, আমি এবার ইলেকশন করবো না, আমি ওই প্রফেসরদের গিয়ে মধ্যে তাদের সমস্যা সমাধান করবো, এটা আমার পক্ষে হবে না, পারবো না। আমি এটা ছেড়েছি। আপনার চিঠি নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় আইটি সেলে দায়িত্ব তাদের। আমি তো কনফিডেন্সিয়াল একটা চিঠি দিলাম, আমি তো প্রকাশ্য প্রেসকে বলিনি, আর বিজেপিকেও বলতে যায়নি, কংগ্রেস সিপিএমকে বলতে যায়নি। আমি আমার দলের মন্ত্রীকে কনফিডেন্সিয়াল একটা চিঠি দিলাম। সেটা যদি প্রেসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া যায়, তারা তো জানে না যে কাকে হেল্প করছে। তারা তো বিজেপির হাতে যদি একটা অস্ত্র তুলে দেয় আমাদের লোকেরা, তো কি করবো?
যারা তাহলে এটা দলীয় ব্যর্থতা বলে মনে করবেন? আমি কি বলবো এবার অন্য কেউ আছে কিনা এর মাঝে, কে তুলে দিল আমি ঠিক জানি না, কিন্তু এটা ঠিক হয় ये 2000-1500 करोड़ का जो बात आ रहा है, ये नहीं मिलने से आसनसोल में डेवलपमेंट रुक गया क्या? नहीं, देखिए आसनसोल में आप लोग भी आसनसोल में रहने वाले लोग हैं। आसनसोल के हर लोग आसनसोल को लेकर एक सपना देखते हैं। मुझे भी यहाँ पर मेयर बनाया गया तो मैंने भी आसनसोल के शहर को लेकर एक सपना देखा, जिस सपने में एक दूसरा आसनसोल हम लोग देख रहे थे। तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। जितना हम लोग के पास था उसमें आप मानेंगे कि हम लोगों ने बहुत काम किया है आसनसोल में, लेकिन और भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं यदि पैसा हम लोग के पास आए तो। ये अब केंद्र सरकार ये पैसा देने के लिए तैयार हो तो वहां से ले, नहीं तैयार हो तो राज्य सरकार दे, कहीं से दे, लेकिन शहर को आगे ले जाने के लिए तो पैसे की जरूरत है। कि कहां से ये पैसा आपको मिलना था? ये जब स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से पैसा दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक तो डीपीआर बनाया गया था, जिसमें यहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो और फिरहाद हाकिम ने एक मीटिंग की थी। उसके बाद भी यहाँ पर एक सॉलिड मैनेजमेंट का काम करने का था, तो मुझे कहा गया कि हम लोग राज्य से ही ये काम कर देंगे। तो मैं चुप हो गया, हमको काम से मतलब है, कौन दे रहा है इससे क्या मतलब है। उसके बाद उसका हम लोगों ने डीपीआर बनाया। जब हम लोग टेंडर करने गए तो कहा गया कि हम लोग सेंट्रली कलकत्ता से ही टेंडर करेंगे। फिर मैं चुप हो गया। आज ये सब समाप्त हो गया। आप कचरा फेंकने का जगह नहीं है, आप देखें उसको हम लोग घेर के रखा। घर का कचरा बाहर फेंकने का जगह नहीं है, उसको रिसाइकलिंग का कोई आज तक प्लान नहीं बैठाया गया। अब जनता को हम लोग क्या जवाब देंगे? तो ये तो करना पड़ेगा, चाहे आप केंद्र सरकार यदि पैसा दे रही है तो उसको यूज कीजिए, या फिर राज्य सरकार के पास अपना रिसोर्स है उससे कीजिए, लेकिन शहर के साथ तो अन्याय ना हो, ये शहर आगे जाए। দাদা বাবুল সুপ্রিয় আজকে আপনার কথা থেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বাবু সুপ্রিয় তো সাধুবাদ দেওয়ার জন্য আমি এটা করিনি। আমি চেয়েছি যে আমার মন্ত্রীকে আমি জানিয়েছি যে প্লিজ অ্যারেঞ্জ করুন যাতে আসানসোলে মানুষ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেটা থেকে আসানসোলে মানুষকে আমরা মুক্তি দিতে পারি। ইতিমধ্যে কুলটি জল প্রকল্প আমরা করেছি, ইতিমধ্যে আসানসোলে জল প্রকল্পের কাজ হয়েছে, আরো অনেক স্মার্ট লাইটিং এর কাজ হয়েছে, আরো অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু বাকি যে কাজগুলো আছে সেটা করতে হবে। কোথাও কি মনে হচ্ছে রাজ্যের নীতির জন্য আসানসোল বঞ্চিত হচ্ছে? আমি এটা বলবো না, আমি বলবো যে পয়সা না আসার কারণে আসানসোল বঞ্চিত হচ্ছে। এবার রাজ্য নীতিতে আসবে না কেন্দ্রের নীতিতে আসবে না কোথা থেকে আসবে সেটা আমি জানি না। সেটা উল্লেখ করেছেন আপনি যে রাজনীতির কারণে এটা হয়েছে। না, যদি কেন্দ্র কোনো টাকা দিচ্ছে সেটা রাজ্য সরকার যদি বলে যে নেব না, বা রাজ্য কোনো টাকা দেয় সেটা যদি কেন্দ্র বাধা দেয় তো সেটা তো রাজনৈতিক কারণেই হবে। আর কি বলবো, এটা আর কি বলতে পারে? আসানসোলের মানুষ তো কোনো দোষ না, আসানসোলের মানুষ তো টাকা দিতে রাজি, কর্পোরেশনের পয়সা নিতে রাজি। আসানসোলের মানুষ চাইছে পয়সা আসুক, আসানসোলে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। এবার এটা যদি কেউ বাধা দেয় সেটা রাজনীতি ছাড়া আর কি বলবো। চিঠিতে একটা জায়গায় লেখা রয়েছে ইনজাস্টিস, অর্থাৎ অবিচার হচ্ছে আসানসোলের প্রতি। এটাও কি মনে করেন অবিচার হচ্ছে? যদি একটা শহরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ফান্ডের প্রয়োজন হয় সে ফান্ড যদি না আসে, পার্শ্ববর্তী আপনি দেখবেন বিধাননগর গিয়ে দেখুন তো, আরো ক্যালকাটা কর্পোরেশন দেখুন। ইন টার্মস অফ এরিয়া আসানসোল বেঙ্গলের সবচেয়ে বড় কর্পোরেশন, ক্যালকাটার চেয়ে বড় কর্পোরেশন আসানসোল, কিন্তু ইন টার্মস অফ ফান্ড দেখুন তো কি অবস্থা। কি বলবো, এটা ইনজাস্টিস বলবো না? ক্যালকাটায় আরো অনেক রকম সুযোগ সুবিধা, অন্যান্য কেএমডিএ আছে, আরো অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে যারা ডেভেলপ। আসানসোল তো সবটাই আমাদেরকে করতে হয়, যেটা আমাদের সেটাও আমাদেরকে করতে হয়, যেটা আমাদের নয় সেটাও আমাদেরকে করতে হয়। আসানসোল বলতেই কর্পোরেশন, যে কোনো মানুষের কাছে যে কোনো সমস্যা কর্পোরেশন। তো আমাকে ঠিক আছে, এই সুনাম আমরা অর্জন করেছি, আমাদের সমস্ত কাউন্সিলররা স্টাফরা সবাই মিলে এটা করেছি, এমএলএরা সাপোর্ট করেছেন, আমরা করেছি। কিন্তু তারপর তো মানুষের এত প্রত্যাশা যখন বেড়েছে, প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমাদেরকে সেলফ সার্ভিস করতে হবে। সেটা কে করবে? সেটা আমাদের সরকারই করবে, আর কে করবে? শেষ প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আপনার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে এবং বিজেপি আপনাকে ওয়েলকাম করছে, এই বিষয়ে কিছু বলবেন? আমিও বিজেপিকে ওয়েলকাম করছি যে ভাই যদি বেঙ্গল যদি কিছু করতে চান, আসানসোলে যদি কিছু করতে চান, তাহলে ববিদার সঙ্গে কথা বলে পয়সাটা পাঠাবার ব্যবস্থা করুন যাতে এই শহরকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ব্যক্তিগত তো জিতেন্দ্র তেওয়ারি কোনো ফ্যাক্টর না, এই শহরটা এগিয়ে যাওয়াটাই বড় ব্যাপার। তো আমি বলবো যে যারা বিজেপি যদি বলছেন যে তাদের খুব ভালো লাগছে, তো যদি ভালো লাগছে আসানসোলকে যদি ভালোবাসেন তো ববিদার সঙ্গে কথা বলুন, কথা বলে টাকাটা পাঠিয়ে দিন যাতে এই শহর আগে এগিয়ে। बंगाल में राजनीतिक चर्चाएं काफी तेज हैं। इन्हीं के बीच एक चर्चा और आ रही है, एक बात और आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनका भी बंगाल की तरफ रुख होगा और उनके आने से, उनके द्वारा जनसभा यहां किए जाने से किसका नुकसान होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान तृणमूल कांग्रेस पार्टी को हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका काफी फायदा होगा। उनके आने से, असदुद्दीन ओवैसी के यहां आने से मत काफी बटेंगे, मुसलमानों के वोट जो है काफी बटेंगे और इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं लगातार। और अब आइए आपको लिए चलते हैं रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की एक रिपोर्ट ये आ रही है कि रानीगंज के टीडीबी कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद जितेंद्र तिवारी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद यहां के छात्रों में काफी मायूसी भी है। और हमारे संवाददाता ने यह जानने की कोशिश की कि वहां के छात्रों में किस तरह की मायूसी है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, यह जानने की उन्होंने कोशिश की। और इस रिपोर्टिंग के दौरान ये बातें भी सामने आई
आई कि यहाँ के छात्र खुश नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि जितेंद्र तिवारी को ही अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए था, ताकि विकास के और जो अधूरे काम है वो पूरे हो पाते। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहाँ मौजूद रेहान जो छात्र नेता है उनसे बात की, और संदीप गुराई भी यहाँ मौजूद थे। इनसे ये जानने की कोशिश की कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। আজকে আমরা হঠাৎ করে সকাল যখন উঠি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা লেটার চলে, যে লেটারটাতে লেখা আছে যে আমি জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি টিডিবি কলেজ জিবি প্রেসিডেন্ট থেকে আজকে রেজিগনেশন দিলাম আমার পলিটিক্যাল চাপের জন্য। তো আমরা টিডিবি কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং টিডিবি কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আমরা চাই যে আমাদের দাদা, আমাদের প্রিয় দাদা জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি উনি জিবি প্রেসিডেন্ট থাকুক, এবং সিএমের কাছে অনুরোধ করব যে যেন ওনার রেজিগনেশন লেটার অ্যাকসেপ্ট না হোক। কেন কি ওনার আমলে যে টিডিবি কলেজ উন্নতি দেখেছে এর আগে কোনো দিন হয়নি। ওনার থাকাকালীনে আমাদের 6টা পিজি, 2টা বিল্ডিং, ন্যাক থেকে শুরু করে সব কিছু হয়েছে। আমরা চাই উনি জিবি প্রেসিডেন্ট থাকুক। আজ আমাদের এখানে বিক্ষোভ, কারণ আমাদের গভর্নিং বডির সভাপতি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি আজকে রিজাইন দিয়েছেন, এবং আমরা জানি না এখনও বিষয়টা কি কারণে দিয়েছে। কিন্তু গভর্নিং বডির সভাপতি আমাদের মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি যখন ছিল বা এখনও আছে, ততদিন আমরা খুব উন্নতি দেখেছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আমাদের বড় বড় 2টো বিল্ডিং হয়েছে, 8টা পিজি হয়েছে, এবং প্রচুর পরিমাণে আমাদের ছাত্রছাত্রীর কাজ হয়েছে। আমাদের লাখ লাখ টাকার কনসেশন দাদা করে দিয়েছে, এবং যাদের বই নেই তাদের দাদা বই কিনে দিয়েছে, লাইব্রেরি সহযোগিতা করেছে, এবং নিজে প্রচুর আমাদের সাহায্য করেছে। এবং তাই আমরা যে দিদির কাছে এখান থেকে আমরা অনুরোধ করি যে ছাত্রছাত্রীরা এই অ্যাকসেপ্ট যাতে না হয় এই রিজাইন লেটার। আমরা এখন এই বিষয়টা ঠিকমতো জানি না কী কারণে দাদা রিজাইন দিয়েছে। আমরা দাদার কাছেও যাব, গিয়ে জিজ্ঞেস করব কী কারণে দাদা এই রিজাইনের ব্যাপার। এখন আমরা ঠিকমতো এই বিষয়টা জানি না। আপনার নাম পড়ছে? আমার নাম সন্দীপ গোরাই, স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ। गूगल का यूट्यूब और जीमेल काफी स्लो हो गया है और काफी डाउन चल रहा है। इसे लेकर लोगों ने शिकायतें की हैं बार बार। इसके जवाब में गूगल का कहना है कि फिलहाल काम चल रहा है, अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, बहुत जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। और इसके बाद आपको फिर से बता दें कि बंगाल में जो स्थिति चल रही है, यहाँ की सरकार को बार बार झटके लग रहे हैं, और इन झटकों का क्या परिणाम सामने आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दूं कि यहाँ के परिवहन मंत्री रह चुके, राज्य के परिवहन मंत्री रह चुके शुभेंदु अधिकारी ने अचानक इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी, लेकिन किसी पॉलिटिकल बैनर के तले नहीं, बल्कि अपने दम पर उन्होंने गतिविधियां जारी रखी। और इसी के बीच हमारे पास खबर आ रही है कि कई इलाकों में उनके समर्थकों द्वारा पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा रहे हैं, और उनके शुभचिंतक बैनर लगाकर ये कह रहे हैं कि दादा हम आपके साथ हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। रानीगंज से भी इस तरह की हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज के कई इलाकों में शुभेंदु अधिकारी के बैनर लगाए गए हैं, और नीचे में लिखा गया है कि हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके अनुयायी हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, यहाँ की जो नेता है हिना खातून, उनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। কে রানীগঞ্জের বিভিন্ন জায়গাতে দেখা যাচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর পোস্টার দেওয়া আছে, এবং তাতে বলা হয়েছে আমরা দাদার অনুগামী। কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা আপনারা? দেখুন, কিছু না, বিজেপির কাছে কিছু এখন ক্লু নেই কিছু করার। এইটা একটা মানে ছেলেদের কর্মীদের কাছে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা চলছে বিজেপির, সমস্ত বিজেপির চক্রান্ত। এইটা নিয়ে কোনো আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। কি বলবে বিজেপি, সামনে ভোট আছে, কি নিয়ে লড়বে? মানুষের কাছে, মানুষের দুয়ারে কি নিয়ে যাবে? তাদের কাছে তো কিছু মানে কিচ্ছু তো নেই যে তারা এইটা বলে ভোটটা নেবে। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর পোস্টার লাগানো হচ্ছে, এখানে বিজেপির কি ব্যাপার আছে? মানুষকে বিভ্রান্ত করা। এবার কর্মীদের কিছু কিছু আছে মানুষের একই নেতার ওপর মানে কেউ থাকে যে আমি ওই নেতাকে ভালোবাসি, অনুগামী যেটা বলেছে, এবার সেটা বলে মানে এটা কি একটা নার্ভাস করা, একটা হোপলেস করা, আর কি আছে? মানে এই পোস্টারগুলো আপনি বলতে চাইছেন যে বিজেপি লাগিয়েছে? অবশ্যই তাদের দিয়ে এটা করানো হয়েছে। এটা আমাদের মধ্যে সব ঠিক আছে, একদম পিসফুল আছে তৃণমূল। থ্যাংক ইউ। तृणमूल कांग्रेस की नेता हिना ने बताया कि इसके पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है, भाजपा की तरफ से लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता ने भाजपा के स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मंडल से भी बात की। राजेश मंडल ने ये कहा कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गया है। तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी वजह से बड़े बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस से हट रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ देंगे और भाजपा की तरफ का रुख कर रहे हैं। इस तरह की बातें राजेश मंडल ने कही। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और
देखिए, ये जो टोटली जो है ना, तृणमूल वालों के पास अब कोई कामकाज रहा नहीं है, दल तो संभल नहीं रहा है, और अब करना क्या है कि आरोप लगाना है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी इस तरह का कोई काम करता भी नहीं है और ना करेगा। पहले वो लोग अपना दल संभाले। आज तृणमूल का जो अंदरूनी अवस्था है, आपसी द्वंद्व इतना ज़्यादा है कि दल अब संभल नहीं रहा है। टोटल पार्टी जो है दुर्नीति के साथ जुड़ित है, हर जगह कटमनी है, हर जगह जो है पार्टी कार्यकर्ताओं का, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। वही कार्यकर्ता जो है आज क्षुब्ध होके आज उस दल को छोड़ना चाह रहे हैं। दल को छोड़ने के कारण ही जो है कोई दादा का अनुगामी हो रहा है तो कोई दीदी का अनुगामी हो रहा है। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? बीजेपी के पास अपना बहुत ही मुद्दा है, जो जनता सेवा के विचार से पूरे पश्चिम बंगाल में आंदोलन भी कर रहा है, जनता को सेवा भी दे रहा है। चाहे मोदी जी के जितना भी योजना है सबको लेके मैदान में उतरा हुआ है। और बीजेपी के पास इतना ओछा काम करने का समय नहीं है। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अपना दल संभाले, आपस में विचार करें, क्योंकि जितने भी बढ़िया आदमी हैं, जो हम लोगों को लगता है कि जितने भी अच्छे आदमी हैं, अब वो उस दल में अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं, रहना नहीं चाह रहे हैं। वो अब दल छोड़ने के लिए बस इस तरह का जो है विद्रोह हो रहा है। तो अपना दल संभाले, दूसरे के ऊपर आंगुल ना उठाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने एक तरफ चिट्ठी लिखा राज्य के मंत्री फिरहाद हाकिम को और चिट्ठी लिखकर कई तरह के संगीन आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ विकास के कार्यों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आज उन्होंने विकास के कई कार्यों के उद्घाटन भी किए और इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि इलाके का विकास हो, शहर का विकास हो। इसी क्रम में आपको बता दूं कि डीसरगढ़ में, बंगाल के डीसरगढ़ के शमशान घाट में आज शवदाह गृह का उद्घाटन किया गया। यहां बिजली से चलने वाले मशीन की वजह से यहां काफी दिक्कतें हो रही थी और जिसकी वजह से लोगों की तरफ से काफी शिकायतें भी आ रही थी। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बार बार शिकायतें आने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि यहां शवदाह गृह होना चाहिए। अत्याधुनिक शवदाह गृह होना बहुत जरूरी है और इलेक्ट्रिसिटी मशीन से चलने वाले शवदाह गृह का यहां आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उनके साथ प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पुन शशि राय, देवेंदु, मीर हाशिम जैसे लोग भी मौजूद थे। कैलाश বিজেপির কি বলেছে দরজা খোলা আছে? সেই দরজা ওনাদের খোলা থাকবে, চোর ঢুকে যেতে পারে, দরজা বন্ধ রাখুন। থ্যাংক ইউ দাদা। ছিলেন না, হ্যাঁ বিধায়ক ছিলেন না কোথায় আজকের এই তো ইসিএল এর সঙ্গে আমরা করেছি, আরো অন্যান্য প্রোগ্রামে হবে, হয়তো বঙ্গধ্বনি যাত্রা হয়তো ব্যস্ত আছে, সেই দিন আসতে পারে। নামও দেখা গেল না, কিন্তু কালকে মিটিং এ যাচ্ছেন? এটা তো কর্পোরেশন করেছে, কর্পোরেশন সব কিছুতে বিধায়কদের নাম থাকে না, আবার বিধায়ক কোটায় যে কাজ সেটা কর্পোরেশন নাম থাকে। কালকে মিটিং এ যাচ্ছেন কলকাতা? बंगाल के ही बराकर से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने फीता काटकर किया और यहां भी उन्होंने यही बात कही कि उनका पहला लक्ष्य होता है इलाके का विकास और शहर का विकास वो करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने पत्र लिखकर शहर के जो राज्य के जो मंत्री हैं फिरहाद हाकिम, उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से, उनके मंत्रालय की लापरवाही की वजह से आसनसोल शहर को जो विकास की राशि मिलनी थी वो राशि नहीं मिल पाई और जिसकी वजह से यहां का विकास रुक गया। अगर वो राशि मिलती तो यहां काफी विकास हो सकता था, डेवलपमेंट का काफी काम हो सकता था। आज अच्छा लग रहा है कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा थी कि यहाँ हेल्थ सेंटर से एक बिल्डिंग बने, वो काम पूरा हुआ और आपके व्यवहार के लिए ये बिल्डिंग आपको आज दिया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने में नगर निगम के सारे इंजीनियर्स ने, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। यहाँ पर हमारे ड्यूटी के जो काउंसलर्स रहे, बोर्ड चेयरपर्सन रहे, उन लोगों का भी सहयोग रहा, यहाँ के नागरिकों का भी सहयोग रहा और सारे लोगों के सहयोग से काम हम लोग कर पा रहे हैं।
और उसके बाद हमारे पास एक खबर आ रही है सड़क हादसे की। बराकर, बंगाल के बराकर से पुरुलिया जिले की तरफ जाने वाली जो सड़क है, जो हाईवे है, उस पर आज एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। ये कल रात की घटना बताई जा रही है। रविवार की रात में यह घटना हुई है और 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में भिड़ गए और जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई मौके पर, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है, जबकि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुकान बंद कर, जल्दी बंद कर। हाँ बंद कर, बंद कर। गाड़ी बंद कर। बंगाल के पांडवेश्वर से हमारे पास खबर आ रही है। पांडवेश्वर में आज एक धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया और इस कलश यात्रा में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए इलाके के विधायक जितेंद्र तिवारी, और उनकी मौजूदगी में यह कलश यात्रा निकला और लोगों ने काफी उत्साह के साथ, काफी श्रद्धा के साथ इसमें हिस्सा लिया और आज से शुरू हो गया यहाँ धार्मिक अनुष्ठान। मंच पे जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, संतोष को एवं उसके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत सही कदम उठाया और ये जो पवित्र भूमि है, इसकी पवित्रता इसी तरह बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, भागवत पाठ कराया जाए, जिससे कि समय के साथ हमारे मन में जो कुछ विद्वेष की भावना कभी कभी घर कर जाती है, उससे हम सारे लोगों को मुक्ति मिल सके। जामुड़िया के मदनतोड़ गांव से हमारे पास खबर आ रही है। मदनतोड़ गांव में तकरीबन 12 बीघा जमीन से पैदा किए गए अनाज जलकर राख हो गए। यहां जो है अनाज पैदा किए जाते हैं तकरीबन 12 बीघा जमीनों पर, और इन जमीनों से जो अनाज पैदा हुई थी, धान की कटाई की गई थी, धान को यहाँ एक जगह पर रखा गया था, जमा किया गया था, लेकिन अचानक आग लग जाने की वजह से तमाम जो है धान, तमाम अनाज जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी भी है और काफ़ी नाराज़गी भी है। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से बातचीत भी की, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनमें किस तरह की मायूसी है, ये जानने की कोशिश की। আমি যাচ্ছি বাজার তোমার জন্য ওষুধ আনতে, ছেলেগুলো প্রচুর চা খেতে গিয়েছে, আগুনটা কে লাগালো না লাগালো বাবা আমরা জানি না। সে তো আগুন লাগাচ্ছে কে আমরা সেটা জানি না, ও জানি না, আমিও জানি না। তখন তো বাজার থেকে এসে তো আমার মানুষটাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না, পুড়ে গেল। ও ধানের সঙ্গে না কি হলো এখন ওর আতা পাতা নেই। কি না আপনার নাম কি? আমার নাম ওসমনি, আমার স্বামীর নাম বিশু। বিশু কি? বাসকি। ঠিক আছে। আনতে গেছিলাম, বললাম কি ধানগুলো তুমি এক জায়গায় জড়ো করো আর আমি আসছি, দুজনে মিলে আমরা কলসে বেঁধে দিব, আর কিছুদিন আমাদের ঠাকুর কলসে বেঁধে আর আমরা তারপর আমরা ঝেড়ে নেব দুজনে মিলে। তো আমি বাজার থেকে না আসতে আসতে আমার এই অবস্থা আমি দেখছি, কি করবো মানুষটা আমার এত কষ্ট। কত ধান ছিল? কত ধান ছিল? ধানটা ওই গুনে রেখেছে আমাদের ধানটা। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করিনি যে কত টোটাল আমাদের হয়েছে, তো আমি এই জিজ্ঞাসা করতাম, আজকে জিজ্ঞাসা করতাম যে আমাদের টোটাল ধানটা কত সময় লেগেছিল আগুন। আমি জানি না, আমি সকাল আমি 10টার সময় বাজার গেলাম। 10টা। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और हमसे संपर्क में रहें, हमारे अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। आपके सुझावों का हम शिद्दत से इंतजार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।